जिसकी हालत शायद बयां करने लायक नहीं थी, पर ठीक है, जो भी है। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने अभी सभी को हिला दिया, ठीक है। बट हम लोग कितने इनसेंसिटिव हैं इस चीज के बारे में मैं सोच भी नहीं पाती हूँ, बिकॉज जैसे ही ये सब कुछ हुआ, उस विक्टिम की फोटो वीडियो सोशल मीडिया पे हम लोगों ने शेयर की, सब लोगों ने उसे वायरल किया। क्यों किया? हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आज फिर से हम मिल रहे हैं संडे को विद आवर संडे स्पेशल सीरीज दैट इज द लीगल जंक्शन। तो आज हम इस लीगल जंक्शन में कहां से कहां तक पहुंचने वाले हैं, इस सफर को हम थोड़ी देर में तय करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है तो अड्डा 247 आपके लेकर आया है एक स्पेशल ऑफर, जहां पर आपको मिलने वाला है फ्लैट 82% ऑफ ऑन ऑल लॉ एग्जाम प्रोडक्ट्स, ठीक है। और अगर आप महापैक लेते हैं तो वहां पर आपको 2x वैलिडिटी भी मिलने वाली है। अगर आपको मुझसे पर्सनल मेंटरशिप या गाइडेंस चाहिए तो आप मेरा कोड DIM80 यूज कर सकते हैं। आप अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलने वाला है, या फिर आप वेबसाइट पर जाके भी परचेज कर सकते हैं। सो मेरा कोड नहीं भूलेंगे, व्हाट इज माय कोड? माय कोड इज DIM80। इफ दिस इज क्लियर तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और आ जाते हैं अपने जंक्शन पे। तो आज किन बातों को हम कवर करने वाले हैं, अभी जो रिसेंटली कोलकाता में हुआ, आई डोंट थिंक कि किसी को भी इसके बारे में ऐसा कोई इंसान होगा जिसे पता नहीं होगा। तो थोड़ा सा हम इस केस के बारे में देख लेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इतने सारे रेप के लैंडमार्क जजमेंट्स आए, जिसके बाद बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, इवोल्यूशन हमें देखने को मिला हमारे ही क्रिमिनल लॉज में। ये जो वीडियो है वो हर किसी के लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, ठीक है, आप मतलब अभी कॉलेज में लॉ स्कूल में हैं, अगर आप क्लैट का एग्जाम देने वाले हैं, कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम आप देने वाले हैं, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन के साथ। यहाँ पर ये एक मैंने एक्सर्प्ट लेकर रखा है द हिंदू से, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर कोलकाता में हुआ क्या। तो एक 31 ईयर ओल्ड ट्रेनी डॉक्टर थी, वहां पर वो 36 आवर्स से काम कर रही थी उस गवर्नमेंट स्टेट रन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो जब वो थक गई तो उन्हें लगा कि मुझे जाकर अब रेस्ट करना चाहिए थोड़ा सा, बट वहां पर उनके हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं थी, कोई रेस्ट रूम नहीं बनाया गया था। तो ऊपर एक सेमिनार हॉल था, उन्हें लगा कि मैं थोड़ी देर जाकर वहीं पर रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सभी कुछ हम लोगों ने देखा, न्यूज़पेपर में पढ़ा, सब कुछ किया। बट द प्रॉब्लम हियर इज कि इतने सारे हमारे पास लॉज हैं, लॉज अभी तक आ चुके हैं, फिर ये रेप के इंसिडेंट्स क्यों बढ़ रहे हैं? अगले दिन जो ट्रेनी डॉक्टर थी, उनकी बॉडी मिली उनके दोस्तों को, जिसकी हालत शायद बयां करने लायक नहीं थी, पर ठीक है, जो भी है। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसने अभी सभी को हिला दिया, ठीक है। बट हम लोग कितने इनसेंसिटिव हैं इस चीज के बारे में मैं सोच भी नहीं पाती हूँ, बिकॉज जैसे ही ये सब कुछ हुआ, उस विक्टिम की फोटो वीडियो सोशल मीडिया पे हम लोगों ने शेयर की, सब लोगों ने उसे वायरल किया। क्यों किया? इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 72 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अभी भी अगर कोई ऐसा इंसान है जिसे नहीं पता था कि विक्टिम की फोटोज और वीडियोस को हमें नहीं शेयर करना चाहिए, तो आई होप अब पता चल गया होगा। और मेरी अपील है आप सभी से कि आप लोग उसे शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ, बट क्या ये पहली बार हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि हैंगिंग, कि जो जिसने रेप किया है उसे फांसी की सजा दे दो, यही सबसे बेस्ट सजा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप मुझे कॉमेंट करके बताओगे, ठीक है। इस सेशन के बाद ऑफलाइन कमेंट करके आप मुझे बताओगे आपको क्या लगता है, जो ये रेप के इतने केसेस हो रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? क्या डेथ पेनल्टी ही एक सोल्यूशन है? आप मुझे बताएंगे इसे कमेंट करके, ठीक है। अगर डेथ पेनल्टी ही एक सोल्यूशन होता तो निर्भया का जब केस हुआ उसके बाद 2020 में उनको भी फांसी दी गई रेपिस्ट को, बट उसके बाद भी तो ऐसे इंसिडेंट्स हम आज भी देख रहे हैं। क्या है सोल्यूशन, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरीके से इवॉल्व हुआ ये सब कुछ। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेप आखिर है क्या। बेसिकली विदाउट कंसेंट अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, फोर्स यूज किया जाता है बाय अ मैन टुवर्ड्स अ विमेन, तो उसे हम रेप कहते हैं। यहाँ पर कंसेंट क्यों जरूरी है? बिकॉज अगर कंसेंट होगा तो फिर वो रेप के डेफिनेशन में नहीं आ जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जो कहते हैं कि रेप एक सीरियस क्राइम है। उसमें से एक है द रोम स्टैट्यूट, वो कहता है कि रेप इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी।
सो इंटरनेशनल कन्वेंशंस तक इस बात से डिनाई नहीं करते हैं कि रेप जैसी जो हरकत है उसके लिए इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। अब ऐसा नहीं है कि अभी से ये सब कुछ शुरू हुआ है, ठीक है, ये सब हमेशा से चलता आया है। जब एंशियंट टाइम्स को अगर हम देख लें तो औरत को हमेशा आदमी की, अपने हस्बैंड की एक प्रॉपर्टी मानी जाती थी। जब तक शादी नहीं हुई तब तक अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, वो अपने फादर या फिर उसके जो भाई हैं उसकी प्रॉपर्टी है, और जब शादी हो गई उसके बाद अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी है। अब वो हस्बैंड जो चाहे उसके साथ वैसा करे, नो वन केयर्ड। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए इंडिया में, 1860 में इंडियन पीनल कोड आया, जहां पर पहली बार रेप की डेफिनेशन हमें देखने को मिली और रेप को इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन उस टाइम पे जो हमारा कानून था वो इस बात पे फोकस नहीं करता था कि जिसने रेप किया है उसे सजा दी जाए। कानून इस बात पे फोकस करता था कि अगर रेप हुआ है तो वो औरत सही बोल रही है कि नहीं बोल रही है, उसके ऊपर बर्डन होता था कि वो प्रूव करे कि वो सच बोल रही है। सो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैटर है वो कितना सीरियस था। और तो और जब भी रेप के बारे में बात आती थी तो हर एक विक्टिम के पास सेक्सुअल रिलेशन को पूछा जाता था, जाना जाता था, उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता था कि अगर उसके रेप होने से पहले वो कुछ लोगों से मिली और उसने कंसेंट के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, यानी कि उस लड़की का चरित्र ही खराब है। ये सभी चीजों को हमने देखा और फिर धीरे धीरे करते करते कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हमें देखने को मिले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट मथुरा रेप केस। यहाँ पर क्या हुआ, ये एक लड़की थी मथुरा नाम की। सो ये पुलिस स्टेशन गई, वहां पर 2 पुलिस वाले थे, उन्होंने वाइल्ड इन कस्टडी पुलिस स्टेशन में ही उसका रेप किया। अब यहाँ पर होता यह है कि सबसे पहले मैटर जाता है सेशंस कोर्ट में। सेशंस कोर्ट क्या कहती है, सेशंस कोर्ट ने कहा कि ये जो लड़की है इसने अपनी मर्जी से उन पुलिस वालों के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, क्योंकि पास्ट रिलेशंस इसके ऐसे ही रहे हैं, पहले भी ये बहुत सारे लोगों से मिल चुकी है और सेक्सुअल इंटरकोर्स कर चुकी है। तो सेशंस कोर्ट ने कहा कि नहीं, पुलिस वालों की गलती नहीं है, ये तो लड़की में ही खोट है। उसके बाद आगे हम लोग हाई कोर्ट पे, जब अपील गई तो हाई कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। यहाँ हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, सेशंस कोर्ट गलत है, कि जो बच्ची है, ठीक है, उसके शरीर पे कोई रेजिस्टेंस के मार्क्स नहीं थे, किसी ने उसकी चीख आवाजें नहीं सुनी, चिल्लाने की आवाजें नहीं सुनी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर उसका कंसेंट था, बिकॉज वहां पर पुलिस वाले थे, वो लोग ऑथराइज पर्सन थे, वो लोग पावरफुल थे। हो सकता है कि वो लड़की डर गई हो, सहम गई हो। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, जो पुलिस वाले हैं उन लोगों ने रेप किया है, वो लाइबल है। लेकिन फिर मामला जाता है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लड़की के बॉडी पर रेजिस्टेंस के मार्क्स नहीं थे, यानी कि उसने जो कुछ भी किया वो अपनी मर्जी के साथ किया, विद हर कंसेंट, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही पुलिस वालों को अक्विट कर दिया, छोड़ दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, जिसके बाद सेक्शन 376C ऑफ इंडियन पीनल कोड को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर कहा गया इसी बारे में कि जो ऑथराइज्ड पर्सन है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या फिर वो पुलिस स्टेशन में हो, अगर वो लोग ऐसा कुछ करते हैं देन इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो यहीं से शुरुआत हुई। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये मथुरा का केस था, उसके बाद हम विशाखा पे आ जाते हैं। तो यहां पर भंवरी देवी नाम की एक लेडी थी, भंवरी देवी, वो लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी और सोशल वर्कर थी, ठीक है। तो वो सोशल वर्कर थी, तो एक बार उन्हें पता चलता है कि पास में ही जो उनका गांव है वहां पर पास में ही कहीं पर चाइल्ड मैरिज हो रहा है। तो वो सोचती है कि जाकर मुझे इस चीज को रोकना चाहिए, बिकॉज उनका काम ही वही था, सोशल वर्कर थी, वो एनजीओ में काम करती थी। तो जब वो वहां पर गई तो जिसकी शादी थी वो लोग अपर कास्ट से बिलोंग करते थे और भंवरी देवी लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। तो उस टाइम तो उन्होंने वो शादी को रोक दिया जैसे जैसे करके, बट जो अपर कास्ट वाले लोग थे उनके अंदर आक्रोश था कि ये तो लोअर कास्ट है और आके इसने हमारे घर पे ऐसा कुछ कहा। तो भंवरी देवी का गैंग रेप किया गया था उसके ही पति के सामने बाय सेवरल पीपल बिलोंगिंग टू अपर कास्ट, सो कॉल्ड अपर कास्ट, ठीक है। सो यहां पर ये सब कुछ हुआ, गैंग रेप हुआ उसके साथ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोर्ट ने बोला कि नहीं, यहां पर रेप हुआ है ये तो हम लोग डिराइव नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर 1, जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट को बहुत ही गंदी नजरों से देखते हैं कि ये लोग तो हैं ही पल्यूटेड। तो कौन ऐसा अपर कास्ट मैन होगा जो जाकर लोअर कास्ट का रेप करेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो उनके हाथ से पानी तक नहीं पीते हैं, वो छुएंगे कैसे उसे? दूसरी बात ये कि जो उसका पति है उसने क्या किया जब वो लोग उसका गैंग रेप कर रहे थे, वो क्यों वहां पर खड़े होकर देख रहा था?
ये इन सभी चीजों पर आवाज उठाई गई बाद में जाकर, ठीक है, केस पे केस फाइल हुए और फिर हमें मिला द विशाखा गाइडलाइंस। द विशाखा गाइडलाइंस क्या है इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो गाइडलाइंस है इसी की वजह से हमें मिला द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013, यानी कि पॉश एक्ट। ये जो विशाखा गाइडलाइंस है 2013 में जाकर बन गई पॉश एक्ट, ठीक है, बिकॉज जो कुछ भी भवरी के साथ हुआ, जब वो शादी रोकने के लिए गई तब वो अपना काम कर रही थी, अपनी ड्यूटी निभा रही थी। सो आई होप यहां तक कुछ भी डाउट नहीं है, सब कुछ क्लियर है। फिर हम आ जाते हैं निर्भया के रेप केस पे। ये इस केस के बारे में मुझे किसी को कुछ बताने की एक्चुअली में कोई जरूरत नहीं है, बट इस केस से बहुत सारे मेजर चेंजेस आए। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया 2013, बहुत सारे चेंजेस आए। पहले एज ऑफ कंसेंट 16 हुआ करती थी, उसे बढ़ाकर 18 कर दिया गया। उसके बाद डेथ पेनल्टी को भी इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रेप। पहले रेप में सिर्फ पीनल वेजाइनल इंटरकोर्स होता था, वही आता था। उसके बाद इस डेफिनेशन को वाइडन कर दिया गया ताकि हर कोई चीज जो कुछ भी होता है वो सभी कुछ उसमें आ जाए। अगर प्राइवेट पार्ट्स में कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया गया है तो वो भी आ जाएगा रेप में, ठीक है। सो अब जो 4 वर्ड्स हैं हमें हमेशा याद रखने हैं, वो है पेनेट्रेशन, इंसर्शन, मैनिपुलेशन और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ माउथ और एनीथिंग, एनी बॉडी पार्ट, मैनिपुलेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, इंसर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पेनेट्रेशन। ये अगर चारों चीजों में से कुछ भी होता है तो यानी कि वो आ जाएगा रेप में। आई होप दिस इज क्लियर। पर एज ऑफ कंसेंट को बढ़ा दिया गया, डेथ पेनल्टी को इंट्रोड्यूस कर दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद क्या रेप के केसेस रुके? उसके बाद हम लोगों ने देखा उन्नाव में रेप हुआ था, कठुआ में रेप हुआ था, जिसके बाद आया क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। यहाँ पर बहुत कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला, बस इतना कि जो पनिशमेंट्स थी उन्हें थोड़ा सा ज्यादा और स्ट्रिक्ट कर दिया गया। बट ऐसा ही इंसिडेंट हमने अभी रिसेंटली भी तो देखा कोलकाता में। तो क्या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट सोल्यूशन है? ये तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ही। और कंक्लूजन बस इतना सा है कि जो हम रेप के बारे में बात करते हैं, जस्टिस वर्मा जो कमेटी है उन्होंने बहुत बार बोला है कि हमें देखना चाहिए कि क्या हम लोग रेप को जेंडर न्यूट्रल बना देना चाहिए, बिकॉज उनका ये मानना है कि एक औरत भी तो इंसर्ट कर सकती है कोई ऑब्जेक्ट दूसरे औरत के प्राइवेट पार्ट्स में। तो क्या हमें रेप को जेंडर न्यूट्रल बना देना चाहिए? क्या ये लॉ आदमियों पे, मैन पे भी अप्लाई होना चाहिए? मैरिटल रेप आज तक उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं आई है। सो रेप जो है वो हम हर दिन पढ़ते हैं। जब भी मैं सुबह रोज उठकर मोबाइल फोन खोलती हूँ, मैं रोज हमेशा ये पढ़ती हूँ कि आज इतने साल के बच्चे के साथ रेप हो गया, आज इतने साल की एक ओल्ड वुमेन थी उनके साथ रेप हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अब भी हम लोग खुद को ब्लेम करते हैं कि हम जो कपड़े पहनते हैं उसके हिसाब से रेप होता है किसी के साथ, तो हम लोग अभी से अपने माइंड को ये क्लैरिटी दे देंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो वो छोटी सी बच्चियां होती है 8 महीने की, 1 साल की, उसने कौन से छोटे कपड़े पहने होते हैं या फिर उसने क्या ऐसा रिवील किया होता है कि लोग उसके साथ भी रेप कर देते हैं। वो जो 90 ईयर्स की जो ओल्ड वीमेन है, उन्होंने ऐसा क्या पहन लिया या रिवील कर दिया कि उनके साथ भी रेप हुआ? तो गलती हम लड़कियों में नहीं है, इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। एंड आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो, आज के इस सेशन में मैं थोड़ी सी ज्यादा ही भावुक हो गई, बट आई कुडंट हेल्प इट। इस सेशन को मैंने बहुत ही एक सेंसिटिव मोड से देखा है, मतलब एक सेंसिटिव लेंस से देखा है, और इस सेशन को मैंने उसी तरीके से लिया है। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको पूछे हैं आप लोग जरूर से मुझे कमेंट करके बताएंगे। और मेरा ईमेल आईडी है dimple.parik@adda247.com। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को शेयर करना, ये वीडियो हर किसी तक पहुंचना चाहिए। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, और लाइक करना मत भूलना। चलिए, थैंक यू सो मच संडे के दिन मुझे अपना इतना सारा टाइम देने के लिए। मिलती हूँ आपसे मैं अगले सेशन में।